हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी के प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों या फिर आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिसके सही उत्तर सेशन कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरत लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। अब आइए करते हैं शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि कोई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो तो उस मामले की पड़ताल के लिए स्पाईवेयर के उपयोग में कोई बुराई नहीं। हालांकि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि निगरानी का दायरा संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी 2021 में दायर उन याचिकाओं से जुड़ी है जिसमें पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं पर पेगासस स्पाईवेयर के अवैध उपयोग के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का उपयोग वैध हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। जस्टिस कांत ने कहा कि देश द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ स्पाईवेयर के इस्तेमाल में कुछ गलत नहीं है। सवाल यह है कि इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों को संविधान के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है और अवैध निगरानी की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, वर्ष 2021 में पेगासस मामले की जांच के लिए कोर्ट ने जस्टिस RV रविंद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कोर्ट ने इस समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने बताया कि इस मामले में जांचे गए फोनों में पेगासस के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि 5 फोनों में मैलवेयर जरूर पाया गया है। पीठ ने बताया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्वीकारा है कि प्रभावित व्यक्तियों को उनकी निगरानी से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। वहीं याचिकाकर्ताओं की चिंता का कारण यह है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उसके पास पेगासस स्पाईवेयर है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अमेरिकी कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए बताया कि पेगासस निर्माता NSO ग्रुप ने भारत में व्हाट्सएप हैकिंग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि आतंकवादी निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते, लेकिन पीठ ने याद दिलाया कि आम नागरिकों के अधिकार अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित हैं, जिसे KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित इस मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति पर निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में उचित प्रतिबंध हो सकती है, लेकिन आम नागरिकों के खिलाफ इसका दुरुपयोग संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, जिसमें संभावना है कि रविंद्रन समिति की रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल सरकार का स्पाईवेयर तंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के ढाल के पीछे सुरक्षित है, लेकिन संवैधानिक सीमाओं के बिना नहीं। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार करते हुए न सिर्फ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, इसके अलावा पाक नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय निवासी की जान जाने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा यानी LET के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इधर भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा कर दी है, जिसे 1960 में विश्व बैंक के प्रयासों से लागू करवाया गया था। भारत में लंबे समय से इस समझौते को रद्द कर देने की मांग हो रही थी। इसके साथ ही अब 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द करने के साथ साथ उनके लिए वीजा सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हालांकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहे थे।
भारत में मौजूद पाक नागरिकों को अपनी वीजा अवधि खत्म होने से पहले देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही भारत ने सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत नागरिकों को दी गई सभी सुविधाएं भी समाप्त कर दी हैं। अब पाकिस्तान से आने वाले पत्रकारों, सांसदों, खिलाड़ियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत यात्रा की अनुमति नहीं होगी। SVES यानी सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम पर भारत में मौजूद पाक नागरिकों, पाकिस्तान उच्चायोग के कई राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था। साथ ही इस्लामाबाद में तैनात भारतीय अधिकारी और सलाहकार वापस बुला लिए गए थे। आइए अब समझते हैं इस घटनाक्रम में चर्चा में आई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी का महत्व क्या है। देखिए, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को भारत और पाकिस्तान के बीच 9 वर्षों की बातचीत के बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद 1960 में कराची में हस्ताक्षरित किया गया था। संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों यानी रावी, व्यास और सतलुज को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है, जबकि पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे पाकिस्तान को कुल जल के लगभग 80% तक की पहुंच प्राप्त हो जाती है। भारत को संधि के तहत डिजाइन और परिचालन शर्तों के अधीन नेविगेशन, कृषि और जल विद्युत जैसे पश्चिमी नदियों के सीमित गैर उपभोग्य उपयोग की अनुमति है। सिंधु जल संधि ने वार्षिक वार्ता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग यानी PIC की स्थापना की तथा एक त्रिस्तरीय विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की, जिसमें PIC स्तर पर तटस्थ विशेषज्ञों जो विश्व बैंक द्वारा या भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त हो या यदि आवश्यक हो तो मध्यस्थता न्यायालय के माध्यम से समाधान शामिल है। वर्ष 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपना पहला नोटिस जारी किया, जिसमें किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संधि में संशोधन का अनुरोध किया गया। इन परियोजनाओं को रन ऑफ द रिवर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी इनका उद्देश्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना विद्युत उत्पन्न करना है, जिसके बावजूद पाकिस्तान ने चिंता जताई है तथा दावा किया है कि ये परियोजनाएं सिंधु जल संधि की शर्तों का उल्लंघन करती हैं। भारत ने वर्ष 2024 में एक और नोटिस जारी कर सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की। सिंधु जल संधि का अनुच्छेद 12(3) दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुमोदित समझौते के माध्यम से संधि में संशोधन की अनुमति देता है। अब इसी सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया है, जो कि इसकी स्थापना के बाद से पहली बार है, जो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी जल कूटनीति यानी वाटर डिप्लोमेसी में बदलाव का संकेत है। संधि के निलंबन से भारत को सिंधु नदी प्रणाली के प्रबंधन में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होगी, जिससे भारत अब किशनगंगा जैसी परियोजनाओं पर जलाशयों की सफाई का काम मानसून के चरम समय का इंतजार किए बिना कर सकता है, जो कि संधि से पहले अनिवार्य था। इसमें किशनगंगा बांध की जीवन अवधि बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत अब पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, डिजाइन और परिचालन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है तथा किशनगंगा जो कि झेलम नदी पर और रतले जो कि चिनाब नदी पर है जैसी चल रही परियोजनाओं पर पाकिस्तानी निरीक्षण को रोक सकता है। हालांकि इस रोक से पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इस स्तर पर प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित करने या मोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। वैसे सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इसकी 80% कृषि भूमि पर इन नदियों की निर्भरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCPA ने हाल ही में आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस कदम से हमारे समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जबकि राष्ट्र प्रगति करना जारी रखेगा। जाति जनगणना से तात्पर्य जनसंख्या जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जाति पहचान पर डेटा के व्यवस्थित संग्रह से है। इस गणना प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों पर डेटा एकत्र करना है, जिससे सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं का आकलन करने और अधिक समावेशी नीतियों को डिजाइन करने में मदद मिलती है। जबकि अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST की गणना 1951 से की जा रही है। आपको बता दें कि अंतिम पूर्ण जाति गणना 1931 में ब्रिटिश शासन के तहत ही की गई थी। गौरतलब है कि जाति गणना की मांग को सटीक डेटा संचालन शासन की आवश्यकता से जोड़ा गया है। मंडल आयोग जैसे उल्लेखनीय उदाहरण सामाजिक न्याय पहल को आकार देने में अनुभवजन्य डेटा की भूमिका को उजागर करते हैं, जबकि राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग लंबे समय से चल रही है। केवल बिहार ने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़कर 2023 में राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षण पूरा किया था।
जाति आधारित जनगणना के एक ओर जहां लक्षित कल्याण के लिए सटीक डेटा, असमानताओं की पहचान, सकारात्मक कार्यवाही को मजबूती, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलना और नीति मूल्यांकन और सुधार होने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर इससे जातिगत विभाजन के कायम रहने, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के बजाय जाति पर ध्यान केंद्रित करने, गलत प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय एकता के लिए जोखिम जैसे खतरों के भी बरकरार रहने की संभावना प्रबल है। बहरहाल जाति गणना को नियमित जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताइए। हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्थक डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। डिजिटल नो योर कस्टमर यानी केवाईसी मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिबाधित व्यक्ति बैंकिंग एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हो। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने ई केवाईसी प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक समानता के सिद्धांत को इस प्रकार से लागू करना चाहिए कि डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत हो, क्योंकि अनुच्छेद 21 के एक हिस्से के रूप में डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह राज्य का दायित्व है कि संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार तथा अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश देते हैं। इस प्रकार समावेशी डिजिटल पहुंच के महत्व के अंतर्गत आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच, ग्रामीण शहरी विभाजन में कमी, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म्स और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रह रहे लोगों का शामिल होना आदि शामिल है। अब आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, पेगासस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत साइबर अपराध के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार किन नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार है? सिंधु, चिनाब और झेलम, रावी, व्यास और सतलज, झेलम, सतलज और चिनाब, या फिर चिनाब, व्यास और झेलम। अगला प्रश्न है, जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े शामिल किए गए। सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC में मौजूद जाति के आंकड़े जारी किए हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।